सातवीं कक्षा का 7वां अध्याय रेगिस्तान में जीवन। पिछले क्लास की वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर कुछ सुझाव देना हो कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है तो आपका स्वागत है। कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। फ्री क्लासेस पे पुनः आप लोगों का स्वागत है। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों को उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव का जीवन कितना कठिन होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडा है। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति तथा चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहाँ लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। शब्दावली है रेगिस्तान। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान। माने रेगिस्तान का मतलब सिर्फ गर्म ही नहीं होता है, अगर काफ़ी निम्न तापमान भी है वो भी रेगिस्तान है। एवं विरल वनस्पति, तो ये रेगिस्तान का मायने यहाँ समझाया गया है। गर्म रेगिस्तान सहारा क्या है? गर्म रेगिस्तान है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 11 देशों में, जिनका नाम अल्जीरिया, मिस्र, चाद, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत रेत का दृश्य उभरता होगा, परंतु सहारा मरुस्थल बालू के विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टाने की सतह और उत्किल पठार भी है। जैसे सब जगह रेत ही नहीं है, कुछ जगह बजरी, नग्न चट्टाने और उत्थित पठार भी है। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से अधिक ऊंची है, माने ऊंचाई भी इसमें काफ़ी है। ये देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे सहारा मरुस्थल ये है माली, नाइजर, ये देश है जहाँ तक इसका फैलाव है। चाद, सूडान, मिस्र, माने पूरी तरीके से देखा जाए तो मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ये पूरी तरीके से इसके गिरफ्त में या पूरा इलाका छेके हुए है। यहीं पे है, ये नील नदी है, ये लाल सागर, ये लोकेशन भूमध्य सागर, अंटार्कटिक महासागर, ये हिंद महासागर। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। मैंने एक समय में ऐसा हरा भरा रहा होगा। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों तथा मगर पाए जाते थे। मैंने वहाँ चित्र बना हुआ था, कुछ गुफा मिला वहाँ पे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। देखिए यहाँ से दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महादेश में ये देखिए मकर रेखा भी जाती है, यहाँ से ये विषुवत रेखा भी और कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है। तीनों रेखाएं एकमात्र महादेश वो है अफ्रीका से गुजरती है।
क्या आप जानते हैं सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली, लीबिया और दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कहाँ? अल्जीरिया में जो त्रिपोली और लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। मैक्सिमम टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस। जलवायु हम लोग देखेंगे, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होता है, माने थोड़े समय के लिए। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है, माने पूरा बादल साफ रहेगा, क्लियर। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वापसित हो जाता है। माने क्या होता है, जैसे ह्यूमिडिटी होती है, जैसे नमी होती है, वहाँ नमी नहीं हो पाता है, तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और दिन के समय का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है। जहाँ दिन बहुत गर्म होगा वहीं रातें एकदम ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक यानी 0 डिग्री के सेल्सियस तक पहुंच जाता है। माने दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडा। अब हम लोग देखेंगे वहाँ के वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान एवं खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप है। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ प्रमुख जीव जंतु है। अब हम लोग देखेंगे, क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियाँ के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? यानी जिस समय हरा पौधा, पेड़ पौधा रहा होगा, उस समय नदी, तालाब, पोखर में मछलियाँ भी रही होगी, यही पता चल सकता है, और क्या। अब वहाँ के लोग के बारे में पढ़ेंगे। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें से बदुई, तुआरेग, ये क्या है, वहाँ के ट्राइबल लोग हैं। चलवासी जनजातियों में ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं में इन लोगों को दूध मिलता है। इसके खाल से ये लोग पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा के मरुधान एवं मिस्र के नील नदी घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। इसमें नील नदी क्या होता है, उसका फ़ायदा लोग उठा के वहाँ निवास में मदद होता है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसे फसलें उगाई जाती है। जो नील नदी वाला क्षेत्र है उस इलाके में खेती भी की जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है? तो कपास जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। और नील नदी के किनारे आसपास के क्षेत्रों में जो कपास उगाया जाता है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इन क्षेत्रों में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम भी सम्मिलित है। अब देखिए, जहाँ वो रेगिस्तान था वहाँ तेल, अल्जीरिया वाला, लीबिया वाला, मिस्र वाला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला जो इलाका है, वहाँ तेल मिलने लगा। तेल तो काफ़ी कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहाँ का व्यापक रूप से परिवर्तन होना प्रारंभ हो चुका है। उसमें और महत्वपूर्ण खनिज मिले हैं, जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम, काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज मिले हैं। तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत कंपनियाँ, बहुत इन्वेस्टमेंट जाएंगे वहाँ पे उसका दोहन करने के लिए। अब ये देखें, क्या आप लोग जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वह गर्त बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुधान बनते हैं।
ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं और लोग इसके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी मरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को को टैफी लाटेन मोरक्को के टैफी लाटेन मरुद्यान ऐसी ही एक विशाल मरुद्यान है। यहाँ से हम लोग को ध्यान क्या रखना है, ये टैफी मोरक्को में टैफिलाटेल मरुद्यान है, जो विशाल मरुद्यान है। कहाँ है? मोरक्को में। सहारा की संस्कृति जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिद के ऊंचे कांच की खिड़कियाँ वाले भवन ऊँट के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों के स्थान पर ट्रक ले जा रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। अब देखिए अफ्रीका में ये तुआरेग जो लोग हैं क्या करते हैं, ये टूरिस्ट बॉय का लोग काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। वहाँ तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब दूसरी तरीके का हम लोग क्या देखेंगे, ठंडा रेगिस्तान देखेंगे। गर्म रेगिस्तान का तो एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़े, अब ठंडा रेगिस्तान देखेंगे। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। अपने भारत में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर से थोड़ा ऊपर लद्दाख का जो क्षेत्र है उसके बारे में बात की जा रही है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर है। उत्तर माने ऊपर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिण में जास्कर, दोनों के बीच में लद्दाख स्थित है। उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत के बीच में लद्दाख स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ महागर्ज की निर्माण करती है। से पहाड़ों के बीच में से जो निकलती है, घाटियों के बीच में से, उसी को गार्ज कहते हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रेगी हिमालय कहाँ है, हिमानी कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्र महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में हम लोग पढ़ चुके थे कि जब वायु की परत पतली होगी तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे। ग्रीष्म ऋतु में दिन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कुछ ही अधिक होता है और रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब समझते हैं, जैसे अगर ये हिमालय हुआ और इसके ये हिमालय हुआ तो इसके छाया क्षेत्र में है, शैडो में है, उसी को कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। वहाँ बारिश नामात्र की होती है। ये मैप में देख सकते हैं, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है जो अभी पीओके के कब्जे में है। ये पाकिस्तान हुआ, इधर से ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगेगा, इधर चीन हुआ। सियाचिन हिमनद भी है, इंडस नदी, श्योक नदी, ये देख सकते हैं। ये जोजिला पास है यहाँ जम्मू कश्मीर। ये बारालाचा दर्रा है, ये रोहतांग दर्रा है, ये दोनों हिमाचल में पड़ता है। ऊपर ये हमारा जो क्षेत्र है ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। मुश्किल से बारिश यहाँ 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है, जो बहुत कम है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाली सूर्यातप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में ना हो, तो आप एक साथ एक समय में उष्माघात या तुषारघात से ग्रसित हो सकते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, अब वहाँ के हम लोग वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं? खापा
चान एक और नाम आप लोग जान लीजिए, जिसके अर्थ होता है हिमभूमि। हिमभूमि या खापा चान भी कहते हैं। एक और चीज़ है, क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है। क्या है? चीरू और तिब्बती एंटीलोप एक लुप्तप्राय जीव है। इसका शिकार शहतूत नामक ऊन के लिए होता है। शहतूत नामक ऊन के लिए इसका शिकार होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। कपड़े बनाने में, स्वेटर वगैरह ठंडे के दिनों में पहनने वाले कपड़े बनाने में इस शहतूत का उपयोग होता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात के विषय में हम लोग देखेंगे। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होते हैं। शुष्कता इतनी होती है, बारिश नहीं होती है, कि यहाँ वनस्पति जात काफ़ी विरल, माने अलग अलग कभी कहीं कहीं दिखेगा। यहाँ जानवरों को चरने के लिए कहीं कहीं पे ही घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत, यानी सरपत माने विलो का पेड़ के बारे में कह रहा है, और पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों के विभिन्न प्रजाति नजर आती है। इसमें रॉबिन, रेड स्टॉट, तिब्बती एरोकॉन्स एंड रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इसमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी है। लद्दाख में पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक की दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरियों के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सरपत होता है, यानी विलो का पेड़ का, उसी से क्या बनता है? क्रिकेट का बल्ला। अब वहाँ के लोगों के बारे में समझेंगे। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच में कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के स्थान पर गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ है। हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में। थिंगसे सेलाम्यूरु, ये क्या है? मठ का नाम है जो लद्दाख में स्थित है। ग्रीष्म ऋतुओं में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में इनकी कष्टकारी होती है और ये लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ के महिला अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। वह केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय, दुकान भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह है और सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। लद्दाख राजमार्ग 1 से लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? हम लोग फोटो में जो बात पहले ही कर चुके हैं। यहाँ की मुख्य क्रियाकलाप पर्यटक है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पे आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान एवं हिमनदों की सैर, उत्सव एवं अनुष्ठानों को देखने यहाँ की प्रमुख पर्यटक आकर्षक हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय के साथ संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्ययता से इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं मनाली लेह मार्ग 4 दर्रों से होकर गुजरता है? मनाली से अगर लेह जाना है तो आपको 4 दर्रों से गुजरना होगा, जैसे रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा एवं लुनगांचाला एवं टंगलंग ला। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलते हैं, बाकी समय बर्फ से ढके रहते हैं। ये हो गया हम लोग का चैप्टर खराब। आगे की वीडियो में से क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। आगे हम लोग शुरू करेंगे 8वीं कक्षा का। आज 7वीं कक्षा का किताब ये NCERT भूगोल की पुस्तक खत्म होती है। अगर कुछ सुझाव देना होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं कि इसमें हम लोग आगे किस तरीके से संशोधन करके पढ़ाएं।